नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बताए थे, तो इसमें एक सवाल है, ठीक है, करो, लिख दे रहा हूं सवाल। आई थिंक सवाल में थोड़ा चेंज होगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। कह रहा है कि 26 नंबर, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स has the same number of electrons? ए ऑप्शन है आपका N2 and F2, बी ऑप्शन है Cl2 and CO2, सी ऑप्शन है H2O and H2S O2, यहां पर चेंज कर लो, C2H4 होगा। किए हो, सीट लगाए हो? कौन बताएगा? चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए, बनाइए। चलो, इसमें कितने आए तुम्हारे? इसको तो बता दिया है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 14। और इसमें? हाँ, तुम बताओ, खड़ी हो जाओ, बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन। 8 10। और इसमें कितना बोलिए? ठीक। और इसमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है ना? तो 30 तक याद करने दिए थे, कहीं से नहीं कर पाई जुगाड़। बुक में तो एनसीईआरटी ली है, एनसीईआरटी में भी होगा टेबल। क्या नाम था उसका? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर? हाँ, 17। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल है ना, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन? 34। और इसमें कितने हो गए? 16 और 6। इसमें और इसमें 16। तो हमारा ये वाला आंसर होगा। समझ रहे हो? क्लियर है ये? चलो बैठो। चलो अब एक बार थोड़ा हम टेबल सुन ले भाई, एटॉमिक नंबर वाला। चलिए रोशन बाबू, हल्के में ना लें इसको, याद करें, लिख लिख के याद करें। विथ सिंबल, क्या है उसका सिंबल? चलो, अब किसी भी केमिकल एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, केमिकल सिंबल कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो ध्यान रखें। जैसे अगर मान लो, पहले एक जनरल लिख दे रहा हूं, कोई एलिमेंट है X, तो यहां पर जो है, यहां पर होगा एटॉमिक नंबर, एकदम बॉटम लेफ्ट में क्या होगा? यहां पर एटॉमिक नंबर। और बॉटम राइट मतलब जो टॉप के लेफ्ट में होगा, वहां होगा मास नंबर। क्या होगा? मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन
एन एटम। क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। अभी बेसिक चल रहे हैं, समझ रहे हो, धीरे धीरे 11th की तरफ मूव करेंगे। मास नंबर क्या है? कल बताए थे, मतलब कल क्या, पिछले लेक्चर में बताए थे, ए से रिप्रेजेंट किए थे। ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये डिनोट किया है हमने पी पे प्लस, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक सिंबॉलिक इसको इस तरह से डिनोट कर दिया। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, एन से डिनोट कर रहे हैं, ऊपर ऐसे जीरो लगा दे, आप ना भी लगाएंगे वो नोट तो भी एन लिख देंगे तो ये न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ये? जैसे अगर मैंने कहीं लिखा, अगर हमको कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? कार्बन। इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 6। और मास नंबर कितना है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। और मास नंबर कितना है? 12। समझ रहे हो? तो मतलब इसका मतलब 6 इसमें प्रोटॉन भी है और 6 न्यूट्रॉन भी है। क्लियर है ये? एक और आपने सुना होगा, कार्बन 13, कार्बन 14, जो डेटिंग में किया जाता है समय बताने के लिए, होता है ना। तो यहां पर देखो, सबके एटॉमिक नंबर तो सेम है। क्या है? सबके एटॉमिक नंबर सेम, पर मास नंबर क्या है? डिफरेंट। तो इसका मतलब हर एक में न्यूट्रॉन क्या है? अलग अलग। अरे समझ रहे हो? कार्बन 14 सुने हो ना, कुछ भी ऑर्गेनिक चीजों का कितना एज हो रहा है, एज डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी बताएंगे। क्योंकि ये क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है, ये डिके होता रहता है, उसका हाफ लाइफ होता है लगभग 5000 साल। तो ये क्या होता है कि अगर कोई बॉडी डेड कर गया है, उसमें कार्बन 14 कितना % बचा हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका एज कितना हो रहा है, मतलब कितना साल पहले ये एग्जिस्ट कर रहा था। समझ? हाँ हाँ हाँ, इसको देखो बता रहा हूं, ये लगभग 98.89% अपने एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। समझ रहे हो? एबंडेंस। और ये आपको ये लगभग 1.1% और ये 0.1%। अब इसको डिटेल और समझाऊंगा, ठीक है? इस पे चलेगा, अभी आइसोटोप पे चलेगा ये टॉपिक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर 13 लिखा हुआ है तो ये क्या बता रहा है? मास नंबर। और ये किसको बता रहा है? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, और ये क्या बता रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने। तो अगर कार्बन 14 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? अरे 8 हैं, सॉरी 6 है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। क्लियर है ये? और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। इसमें कितने हैं प्रोटॉन? 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। इस पे कुछ सवाल करते हैं, जैसे आपके सीट में जैसे देखिए आप 32 और 33 निकालिए सीट। है ना? यहां देखो, अब जो ब्लैक वाला है किसको डिनोट कर रहा है? प्रोटॉन को। किसको डिनोट कर रहा है? और जो ये हल्का व्हाइट वाला है वो किसको डिनोट कर रहा है? तो यहां पर देखो ब्लैक कितने हैं? 3 है। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हो गए? 3। तो यहां और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4। तो इसको ऑप्शन देखो कौन वाला सही रिप्रेजेंटेशन है? ए होगा कि बी होगा? अरे हेलो, प्रोटॉन कितने हो गए यहां पर? 3। न्यूट्रॉन कितने हैं? तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? अरे हेलो, क्लियर है ये? समझ में आया?
चल तू बता 33 बता, तुम्हारा 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 33 बता, तुम पे ज्यादा फोकस रहेगा, तुमको थोड़ा लेट समझ आता है। चल बता, अब ना आंसर देखिए, बता, देख यहाँ, देख यहाँ, जो काला वाला है किसको डिनोट कर रहा है? न्यूट्रॉन को। और जो व्हाइट वाला है किसको डिनोट कर रहा है? प्रोटॉन को। चल गिन उसमें, बहुत इजी है, गिन। कौन वाला? डी। इसमें कितने हैं प्रोटॉन? प्रोटॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है, अरे प्रोटॉन 4 है भाई, प्रोटॉन 4 है ना, प्रोटॉन 4 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 5। तो कैसे डिनोट करेंगे? यहां 4 लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करके कितने हो गए ये? तो कौन सा ऑप्शन होगा ये? ऑप्शन बी। अरे यही है ना, समझ रहे हो? क्लियर है ये? किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ गया? इसको जो ऊपर वाला है टॉप पे जो लेफ्ट साइड में है उसको क्या बोलेंगे? मास नंबर। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नीचे वाला क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। पिछले लेक्चर में बताएं, समझ रहे हो? जैसे मान लो पिछले जो नए बच्चे हैं वो देखें, कार्बन है और एक है हमारा कार्बन पर प्लस और एक है कार्बन पर माइनस। यहां पर कोई चार्ज दिख रहा है क्या? प्लस माइनस नहीं। तो यहां पर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहां पर दोनों कितने हैं? 6। पर यहां पर चार्ज दिख रहा है ना, तो यहां पर प्रोटॉन तो क्योंकि न्यूक्लियस में रहता है उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां एक कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे छिन चुका है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। समझ रहे हो? और यहां पर क्या है? माइनस, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। प्रोटॉन तो फिर भी उतना ही रहेगा 6, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? 7। ये समझ रहे हो? इस पे अच्छा खासा सवाल किए थे पिछले लेक्चर में। क्लियर है ये? ठीक। इस तरह से तुम सवाल नंबर 34 और 35 आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं। अरे हेलो, समझ रहे हो? घर से करना ही है 34 और ठीक। बन जाएगा सवाल? सवाल समझा दूं? 35 में देखो, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा ना। तो इस तरह से सब में काउंट कर लेना। ऊपर वाला क्या है? मास नंबर है। मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर बात सेम है। ऊपर वाले से नीचे वाले को, नीचे वाला प्रोटॉन बता रहा है, ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों बता रहा है, तो उसमें से प्रोटॉन को घटा देंगे तो बचेगा कौन? न्यूट्रॉन। तो ऐसे करके आप सब में चेक कर सकते हैं कितने न्यूट्रॉन है। अरे कर सकते हो ना? ठीक है। अब हेडिंग डालिए आइसोटोप। लिखें एटम्स
atoms of same element atoms of same element which has which have same atomic number but different mass number. जैसे अभी हमने लिखा, क्या लिखा? कार्बन था हमारा, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 है। तो ये सब कार्बन के ही एटम्स, लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है? एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक नंबर क्या है? सेम। डिफरेंस कहां आ रहा है? मास नंबर। समझ रहे हो? डिफरेंस कहां आ रहा है? मास नंबर। क्लियर है? ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एक नोट करके इसमें पॉइंट लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लिए। ये सारे के सारे क्या है? आइसोटोप। किसके? कार्बन के। नोट करके लिखें। आइसोटोप्स विल हैव सेम chemical properties same chemical properties because they have same number of proton, because they have same number of proton, but they will show different physical properties, but they will show different physical properties because they have different atomic mass. इस सब की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? लगभग एक जैसी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इसके मास क्या हैं? डिफरेंट। हाँ, आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, एटॉमिक मास एंड आपको मास नंबर में कभी कभी आप देखने लगेगा तो सेम लगेगा। कैसे? लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैसे समझते हैं थोड़ा? जैसे मान लो हमने बोरोन लिया, बोरोन एटॉमिक नंबर कितना होता है?
और एक बोरोन का आइसोटोप ये भी होता है। ठीक है, अगर मैं अभी पूछूं कि प्रोटॉन कितने हैं इसमें, तो 5। न्यूट्रॉन कितने हैं, 5। इसमें कितने हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, 6 है। इसका मास नंबर क्या हो गया, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने हो गए, इसके कितने हो गए। लेकिन जब आप इसका एटॉमिक मास खोजिएगा, किसका, बोरोन का, तो आपको देखिएगा पीरियोडिक टेबल में मिलेगा 10.8 AMU, ये मिले। ये कैसे हो गया, अरे समझ रहे हो, आपको मिलेगा ना उसमें एटॉमिक वेट, एटॉमिक, अब हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक मास, उसको थोड़ा समझते हैं। इसी को हम एटॉमिक वेट से भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट। कहीं कहीं इसी को आप एवरेज एटॉमिक मास से भी जाना जाएगा। किससे जाना जाएगा, और कहीं कहीं ये रिलेटिव एटॉमिक मास से भी जाना जाएगा। सब एक चीज को ही रिप्रेजेंट करेगा, या तो एटॉमिक मास लिखा हुआ रहेगा केमिस्ट्री में। वैसे तो मास और वेट अलग अलग चीज, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही मान के चला जाएगा। जो भी चीजें हो रही है सब अर्थ पे ही हो रहा है, तो इसी के कारण मास वेट को एक जैसा बोल दिया गया। पर डिफरेंट है ये, मास एक किसी बॉडी की फिक्स प्रॉपर्टी, मतलब फिक्स चीज है, लेकिन वेट आपका चेंज हो जाएगा। लिफ्ट पे जाइएगा अलग वेट शो कर देगा, आप जा रहे हैं अलग होगा, डाउन जा रहे हैं अलग जाए होगा, चंद्रमा पे चले गए तो आपका वेट अलग शो किया जाएगा, जब वहाँ वेट करके नापेंगे। धरती पे कुछ अलग होगा, मास और वेट में अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट इक्वली ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है ये, इसी को किस नाम से जाना जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। कहीं बुक में ये लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये, अब इसको समझते हैं क्या है ये। तो हेडिंग डालो एटॉमिक मास, ऑल्सो नोन एज, इन तीनों नाम को भी लिख लेना। ये तीनों नाम, चारों नाम लिख लिए हो। मिटा दूं, हाँ। तो क्या मैंने बोला, मैंने ये कहा कि जब आप बोरोन का एटॉमिक मास लिखिएगा तो वो आपको मिलेगा कितना, एएमयू का मतलब होता है, एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। मोल में और डिस्कस करेंगे जब मोल शुरू करेंगे, इस पे लंबा डिस्कशन है, ठीक है। तो फिलहाल समझ लीजिए 1 मोल का 10.8 ग्राम कितना मिलेगा बोरोन का एटॉमिक मास, 1 मोल का 10.8 ग्राम, 1 मोल का, ठीक है। तो ये कहां से आया, तो ये देखो ये कहां से आया, जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो बोरोन है, कौन वाला, 10 वाला, इसको ऐसे समझो, आपने एटमॉस्फेयर को छोड़ो, आप पिकअप करने गए बोरोन को, एटमॉस्फेयर से पिकअप कर रहे हैं बोरोन को। जब पिकअप कर रहे हैं बोरोन को, तो बोरोन हमारे 2 आइसोटोप में मौजूद है, एक बोरोन 11 वाला और एक बोरोन 10 वाला। सपोज करिए आपने पिकअप किया बोरोन को, और मैंने जो 10 वाला है उसको रिप्रेजेंट कर दिया ब्लैक से,
और जब एटमॉस्फेयर से आप पिकअप कर रहे हैं तो इनमें से कुछ भी पिकअप हो सकता है, या तो ये भी, अगर मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में दोनों तरह के बोरॉन है, ये भी है और ये भी है, तो अगर आप पिकअप करने गए तो आप इसको भी पिकअप कर सकते हैं और इसको भी पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में दोनों है। तो जब आपने इसको जब एक जगह आपने इकट्ठा करना शुरू किया तो देखा कि ये जो इकट्ठा हो रहा है और जो 11 वाला है, इसमें जो बोरॉन 10 है, जब आपने पिकअप किया वो आपको पाया 100 मॉलिक्यूल माने इकट्ठा किया आपने, 100 मॉलिक्यूल पिकअप किया, 100 मॉलिक्यूल पिकअप कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में दोनों है। तो जब आपने 100 मॉलिक्यूल इकट्ठा किया तो देखा कि बोरॉन 10 का क्वांटिटी 20% है 100 में से, मतलब 100 में से 20 कौन कौन मिला आपको? बोरॉन 10। और बोरॉन 11 कितना मिला? 80%। मतलब 100 में से 20 हैं 10 वाले और 80 कितने वाले मिले आपको? 11 वाले। ठीक है, तो जब एटॉमिक मास का बात होगा, एटॉमिक मास का बात होगा तो इन दोनों का एवरेज मास लिखा जाएगा, इन दोनों का एवरेज मास लिखा जाएगा। तो देख कैसे लिखेंगे? ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? समझ में आया क्या किया मैंने? आपके एटमॉस्फेयर में जैसे कार्बन है 12, कार्बन है 13, कार्बन है 14, ठीक है, ये तीनों पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। जब आप पिकअप करने के लिए गए कार्बन को तो उनमें से कोई सा भी मिल सकता है आपको। तो जब देखा गया कि एटमॉस्फेयर में ये हमारा है 98.89%, ये है हमारा 1.1% और ये है 0.1%। जब आप एटॉमिक मास लिखिएगा कार्बन का तो तीनों का एवरेज मास जो होगा वही एटॉमिक मास में लिखा जाएगा। मास नंबर अलग है, मास नंबर अलग है। मास नंबर आपको यह बता रहा है कि उस एटम में कितने, एक पार्टिकुलर एटम आइसोटोप का जो एक पार्टिकुलर आइसोटोप है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। पर एटॉमिक मास ये बताएगा कि जितने भी आइसोटोप हैं एक एलिमेंट के, सबका एवरेज मास क्या है, वो है एटॉमिक मास। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अक्सर लगता है कि मास नंबर और एटॉमिक मास सेम है, पर नहीं, ऐसे नहीं है। जब भी एटॉमिक मास लिखाएगा, जो हमारा जो एबंडेंस है आइसोटोप का, सबका एवरेज मास लेते हुए लिखाएगा। तो कोई बोल सकता है सर एवरेज लिखने के लिए तो हम ऐसे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे एवरेज लिखने के लिए? इसका जो मास नंबर है 10 और इसका है 11 और बाय 2 कर दिए, ये कितना हो गया? 10.5। ये नहीं एवरेज तो हम ऐसे निकालते हैं, एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, लेकिन यहां पर आपने ऐसा क्यों किया? ये एवरेज तब है, ये एवरेज तब निकालते हैं जब ऐसे करके बाय 2 करके, ये एवरेज तब निकालते हैं जब दोनों सेम परसेंटेज में पाया जाता है। क्या दोनों हमारे एटमॉस्फेयर में सेम परसेंटेज में पाया जा रहा है क्या? अरे नहीं पाया जाता है दोनों। क्यों? ये कितना पाया जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में? 20% है और ये कितना परसेंट है? तो जो एवरेज होगा उसमें इसका वेटेज ज्यादा होगा ना। अरे समझ रहे हो? क्लियर है? और ये वाला तब लिखते हैं जब अगर मान लो ये भी 50% रहता और ये भी 50% रहता, तब लिखते तो बाय 2 कर देते। क्या ये 50% है क्या हमारे एटमॉस्फेयर में? नहीं, ये 20% है और ये कितना है? 80% है। समझ रहे हो? तो जो एवरेज लिखाएगा तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारा जो वजन होता है कोई भी एटम का,
वो जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही वजन देता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत मास उसका बहुत स्मॉल होता है, लगभग अगर मान लो 1 केजी है प्रोटॉन का वजन, तो ये उसका 2000 हिस्सा है कौन, इलेक्ट्रॉन का वजन। तो इलेक्ट्रॉन को हम इग्नोर करते हैं, किसके टर्म में, मास के टर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन से बहुत कम होता है, 1/1000 टाइम्स होता है, 2000 टाइम्स होता है। तो जब भी मास में चर्चा होगा, किसका चर्चा होगा, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, लगभग दोनों का मास सेम होता है। तो जब भी हम मास का चर्चा करेंगे तो किस पर फोकस रहेगा, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, उससे 2000 टाइम्स कम होता है। तो जब भी चर्चा होगा मास में, किसका चर्चा होगा, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। लेकिन जब हम किसी एटम का एटॉमिक मास लिखेंगे तो जितने आइसोटोप हैं सबका एवरेज लेके जो आएगा वो लिखेंगे। अरे समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसका आया 10.8 आया ना, इसका मतलब है कि इसका जो आइसोटोप है कौन वाला, 10 वाला और 11 वाला। 10 वाला हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है, 20%, और ये वाला 80%। तो इसका मास का, इसका कितना परसेंटेज हुआ उसमें और इसका कितना हुआ, दोनों का समेशन जो आएगा वही एटॉमिक मास हो। तू देख, ये देख हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है, ये 80%। तो इसका वेटेज ज्यादा आना चाहिए एवरेज में, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगा 11 को टेंस करेगा। तो ये देख यहां आया 10.8, किसके करीब जा रहा है, ये 11 के करीब जा रहा है। और अगर मान लो यहाँ कार्बन लिखे हैं, हमने क्या बताया, कार्बन का जो होता है कार्बन 12 का जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में उन लगभग सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम वही है, 99% है वही। तो इसका जो एवरेज मास लिखोगे कार्बन का, किसके करीब जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग के। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। तो एटॉमिक मास जब भी लिखाएगा, जितने भी आइसोटोप हैं सबका मास का एवरेज लिखाएगा। क्लियर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बच्चे कल चल के आपको लगेगा कि मास नंबर और एटॉमिक मास सेम है, नहीं, अलग अलग चीजें हैं वो। एटॉमिक मास सारे आइसोटोप का कितना परसेंटेज है उस सबका एवरेज लेते हुए लिखेंगे, जैसे अभी हमने बोरोन से समझाया आपको। क्लियर है, ये दोनों अलग अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। किसी को डाउट है तो पूछ ले। समझ में आया, मास नंबर एक अलग चीज है, एटॉमिक मास अलग चीज है। एटॉमिक मास में हम सारे आइसोटोप का ख्याल रखेंगे और उसका एवरेज लेके जो निकलेगा वो होगा हमारा एटॉमिक मास। मास नंबर सिर्फ ये बताएगा कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने। वजन में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही ख्याल रखना है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपेयर में 0 है। समझ रहे हो, तो मास डिसाइड करने में कौन होगा फैक्टर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन सारे आइसोटोप का जितना भी परसेंटेज है सबको एवरेज लेते हुए निकालेंगे। हम ऐसे नहीं निकालेंगे एवरेज, ये एवरेज तब निकलता है जब दोनों का परसेंटेज क्या हो, सेम हो। ये भी 50% रहता, ये भी 50% रहता, तब हम करते 10 + 11/2, 10.5 आता। पर क्या ये 50% है हमारे एटमॉस्फेयर में, नहीं है। कितना परसेंट है ये, 20%, और ये कितना है। तो इस तरह से निकालें और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। क्लियर है, ये समझ रहे हो। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे आप बोरोन लीजिए, ठीक है, एटॉमिक मास में बोरोन लीजिए और यहां पर लिखिए, ये चीज करिए, ये सब चीज बताइए और यहां पर लिखिए एबंडेंस। यहां क्या लिखना है, एबंडेंस। ये कितना परसेंट है, 20%, और ये कितना परसेंट है, 80%। तो फिर हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, 10 × 20%, 11 × 80%, हमारा फाइनल क्या आएगा, 10.8 AMU। तो एटॉमिक मास क्या होगा, अगर हम पूछेंगे 1 मोल ऑफ बोरोन का एटॉमिक मास कितना, 10.8 ग्राम। समझ रहे हो, चलिए करिए, लिख दूं, घर तक छोड़ के आऊं इसमें। ये कितना परसेंट है और ये
उसके बाद यहां से शुरू करिए। समझ रहे हो? किसी को डाउट हो तो पूछ, बेझिझक, घर का मास्टर है। कोई दुख दर्द परेशानी चिड़चिड़ापन, बेझिझक। थर्टी 38 का आंसर बताओ। समझ गए? क्या होते हैं उसमें? सेम प्रोटॉन सेम होते हैं। और अब ये जो टेबल है 39 सब बनाए, पेन चला के बनाओ। कोई पीछे आंसर नहीं देखेगा। अच्छा, उससे पहले 30 नंबर बनाओ, ज्यादा सही है। 30 नंबर हम चेक करेंगे, अभी चेक नहीं किए। 30 नंबर बनाए पहले। मैं टेबल बना दे रहा हूं। हाँ, 30। इधर एलिमेंट है कौन सा? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इधर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहां क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? अरे जिससे पूछेंगे वही बताएगा। फिलहाल आप सब बना के रखिए, कोई बोलेगा नहीं आंसर। सवाल समझ में नहीं आया? ठीक है। पहला कह रहा है कि W इज अ नोबेल गैस। नोबेल गैस ऐसा होगा जिसके लास्ट वाले जो होंगे ना फुलफिल होंगे। नोबेल गैस वाला छोड़ दीजिए आप, नोबेल गैस पे अभी गए नहीं है। नोबेल वाले में ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे ना तो उसके वैलेंस सेल फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, सारे डब्बे उसके भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो उस पर छोड़ दीजिए। फिलहाल बी सी और डी करिए। बी सी डी बना लिए हैं? पूछूं मैं? सबके बन गए?
तुम लोगों का, लड़कियों लोग बन गए? जल्दी कर जल्दी कर, बहुत इजी है।